कि सियानी बिल्ली खंबा नोच रही। सर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए बताते हैं। देखिए, भारत और रूस की मित्रता की बान की काफी सारी कहानियां हैं, इतिहास रहा है इस पूरी कहानी का। लेकिन इस इतिहास के साथ साथ हाल ही के समय पर रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बाद से जो बातें निकल कर आई वो ये थी कि ना तो भारत ने अमेरिका के पक्ष में कुछ कहा, ना रशिया के पक्ष में कुछ कहा। अमेरिका चाहता था कि भारत आकर के यूक्रेन के पक्ष में अपनी बातें रखे, और रूस चाहता था कि भारत आकर के रूस के पक्ष में अपनी बातें रखे। और दोनों ही स्थिति में भारत ने न्यूट्रलिटी को अपनाया। यह कहा कि बातचीत से ही समाधान संभव है, डिप्लोमेसी, पीस, डायलॉग, हमने ये तीन चीजें पकड़ कर रखी। और हमने कहा डायलॉग, डिप्लोमेसी, पीस से ही सारी चीजें संभव हो पाएंगी, हम किसी की तरफ नहीं गए। कोई बात नहीं। अमेरिका जैसा कि सबको धमकाते समय कहता है, जैसे हमने भी जब परमाणु परीक्षण किए थे तो हमको भी उन चीजों से निकलना पड़ा था। अमेरिका के पास सबसे बढ़िया वेपन इस दुनिया में क्या है, सामने वाले पर प्रतिबंध लगा दो। प्रतिबंध हम पर भी लगाए गए, हमने भी प्रतिबंधों को झेला। फिर साहब नजरबारी थी इस बार रशिया की, कि रशिया ने अगर यूक्रेन के साथ किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लिया है तो चलिए एक काम करिए, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दो। क्या प्रतिबंध लगाए, दुनिया को अच्छे से पता है। रशिया का तेल कोई नहीं खरीदेगा, रशिया का अनाज कोई नहीं खरीदेगा, रशिया का डायमंड कोई नहीं खरीदेगा। भारत ने इस बात को ऐसा लगा कि आपने मना किया था ऐसा नहीं करेंगे, शायद हम इसीलिए करने के प्रति उत्साहित हो गए, और भारत ने किया भी बिल्कुल वैसा ही। जहां जहां मना किया गया भारत ने शायद अमेरिका से उन्हीं चीजों पर आनंद भी लिया। अच्छा, आनंद लेने की बड़ी वजह थी हमारे पास, हमें असल में यह पता था कि अमेरिका चाहकर भी इंडिया के साथ में कोई भी इस समय गुस्ताखी नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के लिए रूस से बड़ा दुश्मन इस समय चीन है। और जब रूस से बड़ा दुश्मन चीन है तो भले ही वो हमसे डिसअपॉइंटेड रह ले कि भारत ने कभी भी रशिया यूक्रेन मसले पर कोई भी राय ना रखते हुए हमेशा वोटिंग से एब्सटेन किया है, लेकिन हमें यह अच्छे से पता था टू काउंटर चाइना अमेरिका इंडिया के साथ बड़े ही न्यूट्रल बिहेवियर को रखेगा। अरे तभी तो इंडिया ने बढ़िया तरीके से तेल मंगाया रूस से, और उस तेल को ही उठा करके यूरोप को बेचा। ये कहानी हमने कई बार आपको बताई है कि भारत ने बहुत ही सस्ते दामों पर तेल मंगाया, यहां रिफाइन किया, और उस यूरोप को जिसने G7 के सैंक्शन को माना था उसी को हमने तेल बेच करके लाभ कमाया। कोई बात नहीं। आप में से पता नहीं कितनों को यह बात पता होगी कि भारत तेल तो इंपोर्ट करता ही है रूस से, इसके अलावा एक जबरदस्त प्रोडक्ट और है जिसे कि हम इंपोर्ट करते हैं, उसका नाम है डायमंड, हीरे। और साथियों, आपको जानकर ये और क्यूरियोसिटी लगनी चाहिए, जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़ा डायमंड का जो खजाना लिए बैठा है, जो पैदा कर रहा है डायमंड, वो रूस है। अब रूस के पास डायमंड है, तेल है, कोयला है, गैस है, इतनी प्रचुर मात्रा में भंडार है कि उसको वास्तविकता में किसी भी सैंक्शन से कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसे फर्क पड़ता है खरीदार ना मिलने से। बोले सर सैंक्शन का मतलब यही तो होता है। अरे जब भाई आप माल इतना सस्ता कर देंगे कि खरीदार भी कहेगा कि सैंक्शन की सीमा के अंदर अंदर पेमेंट करवा दो। $60 प्रति बैरल की सीमा रखी अमेरिका वालों ने। रूस ने कहा मैं इससे भी सस्ता बेच दूंगा, और इंडिया ने सस्ता तेल खरीद लिया। इतना खरीद लिया कि हमने सारे लोग पीछे छोड़ दिए। चीन ने भी ऐसे खरीद लिया। यही हाल हमने डायमंड का किया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और जान लीजिए, भारत जितना ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है उसका एक्सपोर्ट भी करता है, यानी कि हम लोग रूस के साथ मंगाए हुए तेल को यूरोप को बेचते हैं, जिन्होंने प्रतिबंध लगाया उन्हीं को बेचते हैं। इंटरेस्टिंग बात सुनिए, हम अमेरिका का प्रतिबंध मानते हुए भी रूस से डायमंड मंगाते हैं। सूरत राजस्थान, गुजरात के अंदर एक शहर है जो कि डायमंड सिटी ही है। एक प्रकार से समझिए कि वहां पर हर दूसरा व्यक्ति आपको जानकारी लिए तो मिल ही जाएगा कि डायमंड क्या है। डायमंड पर कारीगरी करते हुए भी लोग आपको वहां पर लाखों में मिल जाएंगे, जो कि डायमंड का जो असली रूप है वो दिलाने का काम करते हैं। और भारत उस रिफाइंड डायमंड को, यानी कि रॉ मटेरियल रूस से लिया और उसे रिफाइन करके महंगे दामों पर अमेरिका बेचने का काम भी इंडिया ने ही किया। अब आप सोचकर देखिए, तेल बैन था, हमने तेल मंगाया, यूरोप को पिलाया। हमारे पास डायमंड बैन थे, हमने रूस से डायमंड खरीदा, उसको बढ़िया से उसको कारीगरी के साथ में उसको बिल्कुल काश्तकारी रूप दिया और जाकर के अमेरिका को बेचा। हमने दोनों ही तरीके से प्रतिबंधों को बाईपास कर दिया, लेकिन हर चीज की अति होती है, तभी ये सुर्खी निकल कर आती है। भाई साहब, अमेरिका को अंत में दुनिया को ये बताने के लिए कि देखो यार ये बहुत हो गया, तुम लोग हमारे सैंक्शंस की बाईपास निकाल करके कर दोगे हमारे साथ में व्यापार, तो उसका कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और हुआ भी यही। क्या हुआ? यूएस फ्रीजेस $26 मिलियन फंड ट्रांसफर बाय इंडियन डायमंडियर्स। भारत के जो हीरे के व्यापारी हैं उनका लगभग 215 करोड़ रुपए का अकाउंट फ्रीज कर दिया है अमेरिका वालों ने। बोले नहीं साहब, हम ये पैसा नहीं देंगे, हमें ये सीधा सीधा दिख रहा है भाई कि ये रूस से मंगाया हुआ है और हमें बेच दिया गया है। बोले सर ये तो सबको दिख रहा है, आप बस जिंदी मक्खी निगल नहीं पा रहे थे, पर चलो ठीक हुआ, शायद सिंबॉलिक ही सही, दुनिया को आपने मैसेज ये तो दिया कि हम इंडिया के साथ भी सख्ती रखेंगे। लेकिन इंडिया है कि मानता नहीं। आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इंडिया ने कैसा व्यापार किया हुआ है रूस से मंगाकर अमेरिका को बेचने का। भारत का डायमंड के व्यापार में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इस घटना का क्या कहानी है, वो सारी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूस और अमेरिका के बीच के तनाव की जो खबरें हैं वो संभवतः किसी से नहीं छुपी है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका आपके दोस्त से व्यवहार नहीं चल रहा है, बातें नहीं बैठ रही हैं, आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आपने संभवतः अपने दोस्त से, आप कहेंगे सर दोस्त कोई रूस दोस्त थोड़ी है, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अमेरिका और रूस बिन बोले दोस्त एक तरह से हैं। दुनिया में आज तक इन दोनों ही लोगों ने दुनिया को अपनी अपनी बपौती मानकर व्यापार किया है। मैंने कई बार इस बात को समझाया भी है। इन्होंने बांट रखा है कि ये तेरा ये मेरा, और दोनों ही बढ़िया व्यापार करते हैं। खैर कभी उस पर आगे चलकर बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आपकी दुश्मनी कन्वर्ट हो गई है, दोस्ती तो भाई साहब सेकंड वर्ल्ड वॉर में दोनों मित्र ही थे, साथ साथ ही जाकर के मित्र राष्ट्र बनकर लड़ाई लड़े थे। ये तो कौन पहले आगे बढ़ गया बस इस बात पर झगड़ लिए थे।
जल्दी से आते हैं इसी वापस मुद्दे पर। तो बोले सर रूस के साथ अभी फिलहाल क्या चल रहा है, रूस किसके साथ क्या व्यापार करता है, ये किसको पता है। आज मान लीजिए इंडिया का कोई मर्चेंट है, रूस गया, वहां से डायमंड खरीदा और खरीद कर वापस आ गया, ये अमेरिका को कैसे पता चलता है। भाई साहब इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक कंपनी समझ लीजिए विंग बनाई हुई है जिसका नाम है ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, OFAC। ये अमेरिका वालों द्वारा बनाई हुई एक ऐसी मतलब विंग समझ लीजिए जिसका अमेरिका के हितों की सुरक्षा करना ही कार्य है। जिन पर सैंक्शंस लगाए गए हैं उन पर यह नजर रखती है कि भाई मैंने इस पर सैंक्शन लगाए थे, कहीं इसका माल मार्केट में तो नहीं बिक रहा है। यह नजर रखने का काम OFAC करता है। अर्थात दुनिया में किसी के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाए, चाहे रूस पर हो, ईरान पर हो, नॉर्थ कोरिया पर हो, वेनेजुएला पर हो, जिस पर प्रतिबंध लगे उसके साथ कोई व्यापार तो नहीं कर रहा है, यह जानकारी OFAC जुटाता है। OFAC ने ही जितने भी प्रकार के प्रतिबंध अब तक लगाए गए हैं उनमें अमेरिका को जानकारी दी है कि देखिए ये बाईपास हो रहा है। चाहे यूरोपियन यूनियन ने एम्बार्गो लगाया था रशियन ऑयल के ऊपर कि भाई कोई नहीं बेचेगा इसको, मतलब रशिया तेल नहीं बेच पाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको बाईपास करने की जानकारी भी उसी को सबसे पहले पता चली थी। खैर फिलहाल हम आते हैं रूस के डायमंड के व्यापार पर। आप जरा एक बार इस फिगर को देखें, इस चार्ट को देखें, आप संभवतः समझ पाएंगे कितना मिलियन कैरेट प्रोड्यूस करता है रशिया। 15 मिलियन कैरेट में ही डायमंड को नापा जा रहा है, उतना प्रोड्यूस करता है रशिया वर्ल्ड के अंदर डायमंड। और डायमंड को ही देखकर अमेरिका वालों की नजरें सबसे ज्यादा रूस पर बनी रहती हैं। रूस तेल तो प्रोड्यूस करता ही है, मतलब आप ये समझिए कि तेल प्रोड्यूसर में तो वो आगे सबसे टॉप रनर्स में है ही, वो डायमंड में भी बहुत आगे है। और डायमंड में अमेरिका मार्केट का बहुत बड़ा बायर है, यानी खरीदार है। तो ऐसी स्थिति में जब पुतिन पर सैंक्शंस लगाने की बात हुई थी तो अमेरिका के साथ रहने वाले दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश G7 समूह हैं, उन्होंने रशिया के ऊपर इस पर भी बैन लगाने की बात की थी कि इनका डायमंड नहीं बिकना चाहिए। आप देख सकते हैं कि रशिया के द्वारा 2007 से लेकर 2021 के बीच में जो डायमंड का व्यापार है, एक्सपोर्ट है, वो 4.03 बिलियन US डॉलर का किया गया है रफ डायमंड्स का। रफ डायमंड्स बोले तो जो कि कोयले की खान से निकला हुआ है, जिसको अभी तक रिफाइन नहीं किया गया है। रिफाइन कहां होता है? इंडिया में। वर्ल्ड का मैक्सिमम डायमंड का जो रिफाइनमेंट है, यानी कि उसे तराश कर शेप में देने का जो काम है, वो भारत के अंदर होता है। अर्थात G7 के द्वारा जो रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए थे एयरक्राफ्ट और डायमंड पर, उससे सीधा प्रभाव भारत पर पड़ने वाला था। जब ये सैंक्शंस लगे तो संभावना व्यक्त की गई कि लगभग 1 मिलियन जॉब, लगभग 10 लाख लोगों के रोजगार डायरेक्टली इस सैंक्शन की वजह से छिन जाएंगे भारत में, क्योंकि रूस से कच्चा माल मंगाकर उन्हें सही रूप देकर विदेश में बेचने का काम भारत के लोग करते हैं। और लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख, क्योंकि इनडायरेक्टली इतने लोग प्रभावित होते हैं, उनकी जॉब चली जाएगी इस सैंक्शन के बाद। लेकिन वास्तविकता में ऐसा हुआ नहीं। आप फिगर को एक बार ध्यान से देखें। 2021 में भारत ने 26 बिलियन डॉलर का अगर इंपोर्ट किया था तो 26.3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। हमारे पास में डायमंड पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम दुनिया के अंदर टॉप ट्रेडर्स में खड़े हुए हैं। खरीदार में भी आगे हैं तो विक्रेताओं में भी आगे हैं। और दुनिया के अंदर जितना भी रशियन डायमंड खरीदा जाता है उसमें अधिकांश डायमंड इंडिया द्वारा खरीदा जाता है, क्योंकि उसकी कटिंग और पॉलिशिंग होकर के सूरत के अंदर उसे अमेरिका को बेच दिया जाता है। 90% डायमंड दुनिया का इंडिया में प्रोसेस होता है। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी OEC, जो कि इकोनॉमिक डेटा प्लेटफॉर्म है, उसके अनुसार इंडिया पहला था पूरी दुनिया के अंदर 26 बिलियन डॉलर के वर्थ के रफ डायमंड इंपोर्ट करने का। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? रफ डायमंड्स का मतलब हुआ जिनको फिनिश नहीं किया गया है। इसके साथ साथ हमने 26.3 बिलियन डॉलर के डायमंड्स एक्सपोर्ट किए, यानी कि हम रफ मंगाए और उसको यूज भी किया और उसके बाद में बेच भी दिया। इंडिया के अंदर जो इंडिया है वहां पर दुनिया के अंदर जो 10 डायमंड इस समय चल रहे हैं उसमें से 9 डायमंड पर काम भारत में ही हुआ है, जिसकी वजह से इतना बड़ा जॉब मार्केट के लिए क्रिएट होता है। इंडिया 10.2 बिलियन डॉलर का डायमंड US अकेले को बेच दिया वर्ष 2021 में। यानी डायमंड के जो हमसे खरीदार हैं उनमें सबसे आगे अमेरिका है। आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा, सर एक बात बताइए, अमेरिका वाले डायमंड का क्या करेंगे? जैसे हमारे देश में महिलाओं को आभूषण पहनने का शौक है, क्या अमेरिका में भी है? क्या निश्चित ही है। महिलाओं को आभूषण पहनना, पुरुषों को पहनना कहीं ना कहीं तो शौक है ही। इसके अलावा भी पैसा जिनके पास ज्यादा होता है उसको लिमिटेड करने का तरीका भी डायमंड होता है। आपके पास करोड़ों रुपया है, आपको रखने के नाम पर बड़ी सी अलमारी रखनी पड़ेगी कि भैया रुपया रखना है। आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करवा लिए तो शायद एक छोटे ब्रीफकेस में आ जाए, और अगर आपने उसको गोल्ड में कर लिया तो शायद एक छोटे से डब्बे में आ जाए, और शायद आप डायमंड में कर लिए तो संभवतः एक सिंगल पीस में आ जाए। समझ जाइए, दुनिया के जितने भी रईस हैं उनके पैसे को रखने का तरीका डायमंड भी है, और यही कारण है कि अमेरिका बड़ी मात्रा में डायमंड इंपोर्ट करता है। हांगकांग 6.75 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है भारत से डायमंड। आपको लगेगा कि यार ये करते क्या है? पैसे वाले लोग हैं जी, अपने पैसे को रिजर्व करने का ये इन्होंने तरीका बना रखा है। ऐसे ही 2.38 बिलियन डॉलर का बेल्जियम, मतलब कुल मिलाकर के डायमंड के अंदर बहुत बड़े बड़े दिग्गज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, रशिया से जो डायमंड आता है उसका 60% दुनिया का डायमंड रशिया का वो इंडिया में ही प्रोसेस होता है। तो आप सोचिए, दुनिया का हर मतलब 10 में से 9 डायमंड इंडिया में प्रोसेस होकर गया है।
रूस का 60% डायमंड इंडिया में प्रोसेस होकर मार्केट में गया है। तो यह तो निश्चित है कि अगर इंडिया का डायमंड मार्केट सर्वाइव कर रहा है तो इसका मतलब यह तय है कि भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में डायमंड मंगाना आज भी जारी रखा है। यानी G7 देशों ने जिस प्रकार से तेल पर अपने द्वारा प्रतिबंध लगाया था, डायमंड पर प्रतिबंध लगाया था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बदस्तूर जारी है। तो फिर आज क्या सुर्खी है? ऊंट के मुंह में राई जैसा दिखता है सर प्रतिबंध जो आपने बताया है। बिलियंस में व्यापार हो रहा है, मिलियन के अकाउंट फ्रीज हुए हैं, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत सही सवाल है। ये सिंबॉलिक ही हो लेकिन हुआ तो है, और हुआ क्यों है वो भी जान लीजिए। हमारे बहुत सारे डायमंडियर ऐसे हैं, बहुत सारे हीरे के व्यापारी ऐसे हैं जो कि यूएई, दुबई यहां जाकर व्यापार करते हैं, वहां से बड़ी मात्रा में रूस के थ्रू माल मंगाते हैं, इंडिया भेजते हैं यहां से रिफाइन करके, क्योंकि असल में दुबई अंतरराष्ट्रीय बाजार के रूप में खुद को स्थापित कर चुका है। बड़े बड़े रईस वहां आकर बड़े बड़े महंगे डायमंड्स के ब्रांड्स परचेज करते हैं, गोल्ड परचेज करते हैं, ज्वेलरी परचेज करते हैं। ऐसे ही यूएई के अंदर भारत के भी बड़े व्यापारी जाकर के अपने व्यापार को अंजाम देते हैं। अब जब ये व्यापारी वहां जाकर अपने धंधे को अंजाम देते हैं तो ऐसे ही एक बड़े समूह का अपना डायमंड का जो व्यापार था रूस से मंगाकर रिफाइन कराकर अमेरिका को भेजने वाला नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से उसमें से अकाउंट्स को अमेरिका द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज क्यों किया गया? बोले यार तुम्हारी चीजें देखकर सीधा पता चल रहा है कि तुम तो रशिया का माल एज इट इज चिपका दिए हो, थोड़ी तो पैकेजिंग में समय दिए होते। यही शायद कारण भी रहा होगा। इसको लेकर के फिलहाल जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसके चेयरमैन विपुल भाई शाह हैं, वो हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय में भी मुलाकात की है, भारतीय दूतावास जो यूएई में है उससे भी मुलाकात की और कहे कि सर अमेरिका वालों को समझाइए, ये जब आपने सैंक्शन नहीं लगाए थे उससे पहले का पैसा है अकाउंट्स में जो आपने फ्रीज कर दिया है, प्लीज इस पैसे को छुड़वा दीजिए। खैर उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात तो समझ में आ गई होगी कि अमेरिका की यह एजेंसी नजर रखते हुए फिलहाल भारत के व्यापारियों के अकाउंट्स पर फ्रीजिंग डाल दी है। ऐसा नहीं है कि ये आपको पता था, हमको पता था, अमेरिका वालों को नहीं पता था। अमेरिका में जून में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि साहब इंडिया के सूरत में रशियन डायमंड आता है और उसी को पॉलिश करके उसी को चमका के हमें बेचा जाता है। यूएस के कई लॉ मेकर्स ने यह डिमांड भी की थी कि इंडिया से मत मंगाइए डायमंड, लेकिन भाई साहब उद्योगपतियों को, पैसे वाले लोगों को अल्टीमेटली डायमंड तो चाहिए, रशिया से ले नहीं सकते। अच्छा है ना, एक अच्छा रूप भारत ने लिया हुआ है। बाकी भारत के वर्तमान स्टैंड पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। भारत और अमेरिका के बीच में इससे संबंध बिगड़ेंगे या भारत ने एक नया तरीका डेवलप कर लिया है दुनिया के सामने अपने आप को खड़ा करने का? आपकी क्या राय है? सेशन के अंत में जरूर रखिएगा।